दोस्तों आज हम यहाँ पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं सदिश राशियाँ, जो कि भौतिक विज्ञान का चैप्टर होता है। दूसरा नंबर, पहला नंबर जो होता है वो हमने पढ़ा दिया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं राशियों की। तो आखिर ये राशियाँ होती क्या हैं? तो भाई जो किलोग्राम, द्रव्यमान, समय, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, इन्हें सबको कहा जाता है राशियां। अब जो राशियां होती हैं वो टोटल होती हैं दो प्रकार की। एक होती है सदिश, एक होती है अदिश। सदिश वाली जो होती है वेक्टर, और जो होती है अदिश उसको कहा जाता है स्केलर। तो भाई बात ये है कि सदिश राशियां जो होती हैं वो होती हैं जिनमें क्या कहा गया है कि दिशा की आवश्यकता। देखिए, अदिश राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे कि द्रव्यमान जैसे सदिश राशियों में, तो भैया इसमें दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश मतलब दिशा के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आवेग की सारी चीज जिसके साथ में व या ब जैसा कुछ चीज आ जाता है वो सदिश राशियां होती हैं ज्यादातर मामलों में। और अदिश राशियों के साथ में ऐसा कुछ ज्यादातर नहीं होता है, ठीक है, संभावना ज्यादा की बात कर रहे हैं। और सदिश राशियां क्या होती हैं? जिनमें दिशा की आवश्यकता होती है। वेग क्या होता है? वेग को लेकर के भैया एक दिशा की जरूरत होती है। एक इधर की ओर आ रहा है, एक इधर की ओर आ रहा है, तो विपरीत वेग हो गया है। दो लोग सामने से आगे टकरा गए, ये क्या है? वेग का यहाँ पे बात चलेगी। यहाँ पे दिशा की बात करें, सामने से आके टकराने का मतलब ही हो गया कि ये इसकी दिशा इधर की है, इसकी दिशा की इधर की है, ये सदिश हो गया। तो यहीं पे दिशा की आवश्यकता होती है। विस्थापन के लिए भी कोई यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है, कोई सीधे चला जाएगा, कोई गोल गोल घूम के आएगा। जो गोल गोल घूम के आएगा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन पहुंचना तो यहीं पे था। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस है, उसी को कहा जाता है विस्थापन। तो ये दिशा पर निर्भर करता है। साथ में बल जो है, बलाघूर्ण है, और बल का आवेग, ये सारी चीजें सदिश राशियां हैं। सदिश राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको यहाँ पे तीर और नोकों की जरूरत होती है। कोई भी गिनती होती है ABCD जो है, उनके ऊपर ऐसे तीर लगा दिया जाए तो उनको सदिश कहा जाने लगेगा। और दो अगर राशियां हैं A और B, और इनका योगफल जो है परिणामी क्या है? R वेक्टर है। तो वेक्टर R इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ऐसे वेक्टर यानी कि सदिश कहा जाता है। अब ये दो राशियां एक ही दिशा में हो तो उनका परिणामी जो होता है उनके योगफल के सीधे सीधे बराबर होता है। और अगर विपरीत दिशाओं में हो तो क्या होता है? उनके अंतर के सीधे सीधे बराबर होता है। ओके, अगर वो परस्पर लंबवत होती हैं तो R बराबर जो होता है अंडर रूट, यहाँ पे देखिए पाइथागोरस सिस्टम की तरह काम करता है। R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या फिर R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये काम करता है। और अगर इनके बीच में कोई विशेष कोण बन रहा हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे A इधर गया है, B इधर गया है, इनके बीच में कोण बन रहा है थीटा, तो ये जो R है, R इनका परिणामी है। और इसे R का मान जो निकाला जाता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, ये करके होता है पूरे इसका जो परिणामी का सूत्र। अब यहाँ पे जो थीटा, ये जो परिणामी है वो एंगल भी बना सकता है A के साथ में और B के साथ में। वो सिंपल सी बात है, अगर R का एंगल लेना है हमको A के साथ, जहाँ पे A के साथ यहाँ पे अल्फा बना रहा है, तो भाई यहाँ पे हो जाएगा A के साथ अगर हम लेना है तो हमको B वाला कंसिडर करना होगा। B पहले लिखना होगा, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा, ठीक है, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ऐसे ही अगर हमको यहाँ पे देखना है B के साथ में कितना कोण बना रहा है, तो tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा A साइन अल्फा साइन थीटा अपॉन B साइन B प्लस कॉस B प्लस A कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है आपको टोटल बात। तो यहाँ पे थोड़ी जो थ्योरी है वो पूरी खत्म होती है। यहाँ पे और भी चीजें काम करती हैं। समांतर चतुर्भुज का नियम भी इसमें, बहुभुज का नियम भी इस पे काम करता है। तो ये होता है सदिश राशियों के बारे में। अभी वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उनको जब सवाल आएगी तब देखा जाएगा। फिलहाल हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देख लेते हैं, हल करके देख लेते हैं कि कैसे होगा ये। ओके, तो यहाँ पे थ्योरी की बात बस इतने से रही कि दो सदिश राशि मतलब जिनके दिशा की आवश्यकता होती है, उनका योगफल, जोड़, घटाना, गुणा, भाग आपको समझाया मैंने। और अब बात कर लेते हैं प्रश्नों की। तो भाई क्वेश्चन क्या है? कहा जा रहा है कि दो बल सदिश राशियों के परिणाम जो है वो 6 न्यूटन और 8 न्यूटन है। वे परस्पर लंबवत लगे हैं, 90 डिग्री के कोण पे लगे हुए हैं। तो उनके परिणामी बल का परिमाण क्या होगा? जब ये 90 डिग्री पे लगे हैं तो R बराबर A स्क्वायर प्लस अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। वैसे आप यूँ समझो कि
तो भाई अगर बलों को देखा जाए, मतलब कि यहाँ सदिशों को देखा जाए, तो भाई दो सदिशों को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया। हमने यहाँ पे पी क्यू के रूप में अभी ज़्यादातर पढ़ा है। अगर हम इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट है वो अपना आर मान लेते हैं। तो अगर हमको आर का यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इनके बीच में थीटा अगर कोण बन रहा है, तो भाई आर बराबर क्या होता है, अंडर रूट अपना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। अब अगर इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो अगर 90 बनने लगेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 का मान 0 होता है, यानी ये पूरा मटेरियल 0 हो जाएगा। यानी कि आपको क्या मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसमें कह सकते हो। अब वहाँ पे 6 न्यूटन और 8 न्यूटन की बात की गई है, तो अगर आप यहाँ पे 6 स्क्वायर करोगे और 8 स्क्वायर करोगे, अंडर रूट करोगे, तो यहाँ पे आपको 36 और यहाँ पे आपको 64 और यहाँ पे आपको 100 और यहाँ पे आपको 10 न्यूटन मिल जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 10 न्यूटन के बराबर। ओके, तो ये हो गया जब ये दूसरे को लंबवत 90 अंश के कोण पे लगे। भाई तो यहाँ पे 90 अंश का मान रख दो तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये वाला फार्मूला याद रखो, रिजल्टेंट के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं, दो समान वेग का परिणामी वेग भी प्रत्येक वेग के समान है, तो दोनों वेगों के मध्य का कोण हमको याद करना है। दो समान वेग हैं और उनके बीच उनका जो उनके वेग का दो समान वेगों का परिणामी वेग भी प्रत्येक वेग के समान है, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो उनके बीच का हमको कोण याद करना है। अब देखो भाई, जो फॉर्मूला लगना है वो यही लगना है, आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, इतना लगना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अंडर रूट हटा के यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो परिणामी है, जो दो बल लग रहे हैं, ये भी पी हो गए, ये भी पी हो गए, ये भी, और जो रिजल्टेंट लग रहा है वो भी अपना पी ही हो गया, उसी के समान होने की बात कर रहे हैं। दो वेगों के समान उनका परिणामी वेग प्रत्येक वेग के समान है, अलग अलग उनके वेग के बराबर है। तो तब अगर हम यहाँ पे मानों को रखना शुरू करें तो यहाँ पे पी स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी पी स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पे भी पी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पी और क्यू को गुणा, दोनों पी बराबर हो जाएंगे, तो यानी पी स्क्वायर ये भी हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। ये समझ में आया होगा। तो भाई यहाँ पे पी और यहाँ पे पी प्लस माइनस, मतलब दोनों तरफ ये उधर जाने के बाद कट जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये वाला उधर भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा, या यूं कहो कि इसको इधर भेज देते तब माइनस में हो जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर इसके साथ नहीं है, पी इसके, क्या कर रहा हूँ, 2 पी स्क्वायर कॉस थीटा है, माइनस में है, बराबर यहाँ पे अभी 1 पी स्क्वायर तो बचा हुआ है, तो इसको नीचे भेज दो बटे में, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन माइनस 2 पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कट जाएगा, ये -1/2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर इतना मिल रहा है। अब कॉस थीटा बराबर -1/2 मिल रहा है, तो 1/2 भाई त्रिकोणमिति वाला लगाओ, यहाँ पे किसके बराबर होगा। देखो, कॉस का मान 1/2 कब होता है, 60 पे होता है, लेकिन यहाँ पे 60 काम नहीं करेगा, 120 काम करेगा। 180 माइनस 60 है ना, 120 बराबर यहाँ 60 होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 120 जो जा रहा है, आपका जा रहा है किस चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में, ठीक है। तो 120 काम करेगा, यहाँ पे कॉस 120 वर्ग करने वाला है। वैसे आप विकल्प चेक कर सकते हो, अगर हम विकल्पों की बात करेंगे तो आपको 60 भी मिल रहा है और 120 भी मिल रहा है, बट 60 पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि 60 पे प्लस होता है, और अपने पास जो मिला है वो -1/2 मिला है, यहाँ पे -1/2 मिला है। 90 पे तो 1 होता है, नहीं सॉरी 0 होता है, और 0 पे 1 होता है, लेकिन -1/2 हमको 120 पे मिलेगा। तो विकल्प से भी ऐसे ट्राई कर सकते हो, ओके। जो तीसरा प्रश्न है वो इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, क्योंकि एग्जाम में नहीं आया है, पर अपनी जो अहमियत है वो रखता है। एक बात को समझ लेंगे इसमें, कह रहे हैं किसी क्षण किसी पिंड के वेग के दो घटक का मतलब क्या होता है। होता ये है कि भाई ये दो बल एक दूसरे को ऐसे लग रहे हैं किसी कोण पे, तो इनका जो परिणामी होता है वो ये हो गया, ठीक है, ये इनका परिणामी हो गया।
साथ में अगर हम एक स्थिति देखें कि कोई बल इस तरफ जा रहा है, मतलब इसकी दिशा ये है, तो इसके दो भाग हम मान सकते हैं कि वो ऐसे एक बल लगा होगा, एक बल ऐसे लगा, दोनों ही 90 डिग्री पे ही माना जाते हैं। ठीक है, इसको क्षैतिज घटक कहा जाता है, इसको ऊर्ध्व घटक कहा जाता है। अगर इसका मान r है तो इसको कहा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम थीटा कोण बना रहे हैं, ठीक है, क्षैतिज घटक के साथ में, तो यहाँ पे हो जाएगा ये r cos थीटा। ठीक है, और cos थीटा, और यहाँ पे r sin थीटा। तो ये क्या होता है, इनके वियोजन, बलों का वियोजन है, यानी बांटने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया दो घटक, यानी एक बल इसका जा रहा होगा कोई, तो उसके दो वियोजन जो हो रहे हैं ये इस प्रकार से बने हुए हैं, दो अलग दिशाओं में। और अगर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में आगे कहा गया है कि जो कि पूर्व दिशा तथा उत्तर दिशा में जा रहे हैं, तो हमने और परिणामी समान पाए गए। तो यहाँ पे भैया दो दिशाएं जो हो रही हैं, ये आपकी उत्तर की ओर हो गई, ये पूरब की हो गई, और इनका जो बल है वो बराबर, मतलब इनका मान क्या है, बराबर, इनका मान भी p और ये पूरे का मान भी p हो गया। ऐसे में जो हमारा है उस क्षण पिंड की गति किस दिशा में थी, तो इस क्षण अगर इसकी गति देखा जाएगा, अगर ये मान बराबर हो रहे हैं और 90 अंश का कोण बन रहा है, तो इसकी गति इसके बीचों बीच लीजिए, और ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया, तो पूर्व उत्तर यानी उत्तर पूर्व दिशा में होगी। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा, जो कि आपका तीसरा विकल्प हो जाता है। और आगे के जो प्रश्न है उनको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। जो प्रश्न है वो 8 नंबर हम देखेंगे, और बाकी के प्रश्न हमने छोड़ दिए हैं क्योंकि वो आसान है। आप एक बार प्रयास कर लीजिएगा, बहुत आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल को देखेंगे तो इसी प्रकार से आपको पीछे वाले प्रश्न भी समझ में आ जाएंगे। एक जहाज पूर्व की ओर ठीक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 घंटे चलता है तथा ठीक दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, तथा इस ओर 1 घंटे तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। इस काल के लिए जहाज की औसत गति क्या होगी, ये हमको समझानी है, बतानी है। तो भाई यहाँ पे हम इसका चित्र बनाएंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे। तो भाई बात ये कही गई है कि एक जहाज है जो पूरब की ओर जा रहा है, और उसकी जो चाल दे रखी है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो हमारा समय दिया गया है वो 1 घंटे का दिया गया है, 1 घंटे का। तो दूरी बराबर चाल गुणते समय से आपको मिल जाएगा 12 किलोमीटर, या यूँ समझ लीजिए 12 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, 1 घंटे में कितना जाएगा, 12 किलोमीटर जाएगा। और उसके बाद ठीक तुरंत बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर, देखिए ये पूरब की ओर जा रहा है, तो दक्षिण की ओर इधर जाएगा। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे तक चलता है, तो सीधे सीधे 5 किलोमीटर वो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमको इसकी औसत चाल निकालनी है, तो भाई हमको ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि औसत चाल बराबर कुल दूरी बड़े क्या कहते हैं, विस्थापन बड़े समय अंतराल होता है। यहाँ पे विस्थापन सॉरी यहाँ पे कहा गया था कि औसत गति हो गई, तो औसत गति यहाँ पे हमको निकालने। वैसे देखिए औसत अगर चाल की बात की जाए तो कुल दूरी बटा कुल समय होता है, औसत वेग की बात की जाए तो विस्थापन बटे समय अंतराल होता है। ठीक है, वेग की बात करेंगे, औसत की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये बन जाएगा 13। ठीक है, 12 5 का जो पाइथागोरस त्रिक होता है वो 13 ही होता है, याद कर लीजिए। जैसे 3 4 5 होते हैं ये त्रिक, ठीक है, वैसे 5 12 5 13 भी होते हैं त्रिक, ये पाइथागोरस त्रिक कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो समय लगा था वो 1 घंटे यानी टोटल 2 घंटे लगा था, और जो दूरी है वो 13 किलोमीटर के, 2 से भाग कर देंगे तो 6.5 मिल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये हो गया आपके औसत गति जो इस जहाज की होनी चाहिए संभवतः। वैसे अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें तो 12 5 17, ठीक है, बटे 2 कर देंगे क्योंकि 2 घंटे का समय लग रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये औसत चाल कहलाएगी, और ये औसत वेग या फिर गति कहलाएगा। बात को समझना होगा आपको। तो मेरे आपको समझ में आया होगा, दूसरा विकल्प सही है। देखिए भाई तीसरा विकल्प भी वही सेम चीज दिया गया है, मतलब 8.5 दिया है जैसा कि हमने निकाला था। तो बात को आपको समझना होगा कि औसत वेग क्या है और औसत चाल क्या है। आगे हम बात समझेंगे। सवाल नंबर 11 देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में आया हुआ है।
कहा गया है कि दो बल जिनमें प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है इस प्रकार लगे हुए हैं कि परिणामी का मान भी 3 न्यूटन है, तो दोनों बलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा काम है, जैसे तभी 120 अंश मिला था अभी भी 120 अंश ही मिलेगा। करके देखते हैं। देखो भाई, पीछे वाले सवाल को अगर हम रिवीजन करना चाहें तो हमने कहा था कि फॉर्मूला तो ये लगेगा, सभी जगह पे समान हो, यानी कि जो बल लग रहे हैं वो भी समान हो, उनका परिणामी भी समान हो, तो इनके बीच में लगने वाला जो कोण होगा वो हमको निकालना है थीटा। तो जैसे कि अगर हमको 3 दे दिया गया है, 3 दिया है, तो यहाँ पे भी 3 दिया है, तो वही सेम चीज बनेगी और वही पूरा देखो यहाँ पे 3 3 का 9 भी हो जाएगा, लेकिन कटेगा वैसे ही, बटे दोगे यहाँ पे भी 3/3 मतलब 9/9 बटा कटेगा ही और 1/2 आएगा और फिर से आपको 120 ही कहना पड़ेगा। ठीक है, 120 ही आपका आंसर आएगा। तो रिवाइज करो भाई, याद करो बातों को, समझो। ठीक है, ये हो क्या रहा है। अब भी 120 अंश के कोण पे कैसे, जैसे देखो एक कोण इधर, एक बल इधर लगा है, एक बल इधर लगा है, ठीक है, और इधर वाला 120 नहीं ले रहे हैं हम, ये वाला 120 ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, 120 से ज्यादा हो गया यहाँ पे। तो दूसरा चित्र देख लेते हैं। तो यूं देखो, यहाँ पे 60 है, ये 90 होता है, ये 120 है, तो परिणामी किधर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर, इधर की ओर। ये 3 लग रहे हैं, जो परिणामी हो रहा है वो भी 3 लग रहा है, इनके बीच में 120 अंश का कोण बनेगा तब। ठीक है, ये सिस्टम बनेगा। अगर यहाँ पे समान रहता है, यानी कि पी भी रखते हैं, तब फिर वही कंडीशन बनती है। अब देखो भाई, यहाँ पे जो 14 नंबर सवाल है उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा स्टार लगा हुआ है। कह रहे हैं निम्नलिखित वेगों में से किस जोड़े का योग 2 मीटर प्रति सेकंड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास वेग जो दिए गए हैं विकल्प में देखते हैं, 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड। अगर इनको एक ही दिशा में लगा दिया जाए तो 2 मीटर प्रति सेकंड इनका योग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। और अगर हम इनको लगा देते हैं, किस कोण पे लगा दें, चलिए यहाँ पे हम बाद में चेक कर लेते हैं। इनका परिणामी 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा जोड़। इनका योग की बात करें तो ये अगर विपरीत दिशा में लग जाएंगे तब भी इनका योग क्या हो जाएगा, 2 हो सकता है। ठीक है, संभावना यहाँ पे है। 1 और 4 की लेंगे तो यहाँ पे संभावना इनका थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखिए, दूसरा वाला हो सकता है, यहाँ पे 90 पे ना सही 45 पे लगकर या फिर 60 पे लगकर के संभवतः हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कोण लग रहा है, जो चौथा वाला है, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इनका परिणामी नहीं हो पाएगा। पहले वाले का हो जाएगा, तीसरे वाले का हो जाएगा, साफ साफ आपको दिखाई दिया। दूसरा वाले का अगर हम कोण के साथ देखें तो इसको हम ऐसा चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं फॉर्मूला। देखो भाई, R बराबर क्या हो जाएगा, √p² + q² + 2pq cos थीटा। यहाँ पे हमको cos थीटा का मान निकालना है। रिजल्टेंट हमको लेना था 2 मीटर प्रति सेकंड, तो 2 ले लेते हैं, बराबर यहाँ पे देखिए 1² + 2² बनेगा प्लस 2 गुणते pq, यानी कि 1 गुणते 1, 2 का नाम 2, और यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पे वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर 1 प्लस यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 दूनी 4 cos थीटा। 4 से 4 दोनों पक्ष वाला काट दो, इसको उधर भेज दो -1, और यहाँ पे 4 cos थीटा है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/4। अब यहाँ पे cos थीटा का जो मुझे मान मिला है वो क्या होना चाहिए कि बीच में होना चाहिए 1 और 1 के, 1 प्लस और -1 के बीच में। ठीक है, +1 और -1 के बीच में होना चाहिए, तो ये है। ठीक है, माइनस ये है, तो ये सही है। और ऐसे में अगर आप चौथे वाले का जब निकालना चाहोगे तो वो नहीं आएगा इसके बीच में, तो वो पार चला जाएगा। तो इस स्थिति में आप कह सकते हो कि ये उसका मान नहीं होगा, चौथे का मान नहीं होगा। 15 नंबर सवाल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं कि एक वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से चलती हुई वस्तु एक चक्कर लगाने के पश्चात उसका औसत वेग क्या है। बहुत छोटी सी बात है भैया, देखो यहाँ पे एक चक्कर पूरा लगा है, तो विस्थापन आपका कितना होगा, विस्थापन बताओ। विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु यही है, अंतिम बिंदु भी यही है, इनके बीच की दूरी क्या है, लेट 0 है। जब विस्थापन 0 है तो वेग भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वजह से औसत वेग क्या हो जाएगा, 0। याद रखना, तरीका समझो। और यहाँ पे 15 नंबर सवाल के 16 नंबर सवाल करेंगे, आधा चक्कर पूरा करने के पश्चात इसका वेग क्या होगा, इसका वेग क्या होगा। तो भाई चाल के बराबर चाल का आधा, चाल का दोगुना 0।
तो यहाँ पे चाल से संबंधित बात कर रहे हैं, उसको चले थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो भाई इस सवाल की अगर बात करें तो सवाल में है क्या, एक पहले तो वृत्त ले लेते हैं, हो गया, इसकी त्रिज्या ले लेते हैं। अब कह रहे हैं कि आधा चक्कर लगाना है, यानी यहाँ से गोल गोल घूम के यहाँ पे पहुँच आना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई हो तो हम यहाँ पे हम चाल की बात कर लेंगे और वेग की बात कर लेंगे दोनों स्थितियों में। सबसे पहले बात हम चाल की बात कर लेते हैं, जिस रूप में हमको उत्तर देना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी कितनी हो रही है, यहाँ से देखो भाई इतने दूरी होती है दूरी, और यहाँ पे पूरा होता है 2 पाई r। अगर आधा की बात करेंगे तो पाई r हो गया, तो दूरी कितना हो गया, पाई r। और जो समय की बात कर लेंगे तो हम t ले लेते हैं, तो ये चाल हो गई। अब विस्थापन की बात, वेग की बात कर लेते हैं। तो वेग बराबर होता है विस्थापन, ठीक है, बटे समय अंतराल। तो विस्थापन कितना हो रहा है, एक यहाँ से एक r से दूसरे r तक पहुंच रहे हैं, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहे हैं बस। तो 1r + 2r बराबर यहाँ पे जो हो रहा है 2r हो रहा है, पाई नहीं है, सॉरी r है, और समय कितना है उतना ही लग रहा है। अब ये जो अपना वेग है वो समय का कितना है, ठीक है, समय का आधा है कि दुगना है कि क्या है, ये हमको बताना है। तो भाई यहाँ पे जो हमें समझ में आ रहा है, विकल्प के हिसाब से देखें तो चाल के बराबर तो नहीं हो रहा है, चाल का आधा भी नहीं हो रहा है, चाल का दोगुना, तो भाई दोगुना भी तो हो रहा है, दो गुणे से हो रहा है, लेकिन इसके पास पाई भी बचे हुए, उस पाई का क्या करें, खटाई बनाएं, नहीं बना सकते हैं, शून्य तो हो ही नहीं पाएगा। तो भाई ये स्थितियाँ क्या हो रही है, अपन का उत्तर जो है सही से मिल नहीं रहा है, तो उसको बात को यहीं पे रफा दफा कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। तो हमने जो कुछ सोचा है वो उस हिसाब से क्या होगा, π/2 गुना हम कह सकते हैं इसको। तो बात को छोड़ते हैं, इस बार अभी यहाँ पे रहने देते हैं। आगे की जो सवाल है वो 17 नंबर थोड़ा सा अच्छी है, आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पे उत्तर आपको 100 किलोमीटर प्रति घंटा मिलना चाहिए, क्योंकि 80 और 60 को देखते ही हमको 100 ख्याल में आ जाता है। बाकी आप देख लीजिएगा एक बार सवाल को पूरा पढ़ करके कि आपको ये क्या कह रहा है। और उसके बाद 18 नंबर सवाल की बात कर लेते हैं कि निम्न राशियों में कौन से सदिश नहीं है, सदिश नहीं है तो सदिश कौन कौन सी होती है भैया, गतिज ऊर्जा, रेखी संवेग, संवेग तो होता है, विद्युत क्षेत्र सदिश होता है, त्वरण तो सदिश होता है, गतिज ऊर्जा जो होती है। अब बात करेंगे तो जो ऊर्जा होती है, जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं सब की सब क्या होती हैं, अदिश होती हैं। तो यहाँ पे ये गतिज ऊर्जा जो है सदिश नहीं है। बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे 6 और 8 न्यूटन का परिणामी बल कौन सा नहीं हो सकता, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखो भाई यहाँ पे 8 6 14, तो ये तो होगा ही, 8 में से 6 घटाने पर 2 होगा ही। देखो 8 और 6 का जब वो लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि 90 अंश के कोण पे जब ये दोनों बल लगेंगे तो इसका 10 तो मिलेगा ही, ठीक है। जैसे कि अभी 80 और 60 देखने के बाद 100 मिला, तो वैसे 6 और 8 को देखने पर 10 मिलता है, तो वो मिल जाएगा, पाइथागोरस त्रिक लग जाएगा, और 1 न्यूटन नहीं बन पाएगा, ठीक है। यही अकेला गैर गुजरा बचा है जो नहीं हो पाएगा, तो 19 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी सदिश राशि है ये याद कर लीजिए, देखिएगा बात सब को समझ लीजिएगा। अभी जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, एक वस्तु का वेग एक समान वेग से चल रही है, 20 मीटर चलने के पश्चात उसका त्वरण क्या हो जाएगा। जब इसका वेग समान है, एक समान वेग से चल रहा है, तो कितनी भी दूरी चल जाए उसका त्वरण नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि वेग एक समान है तो त्वरण नहीं बढ़ता है। त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन होना, वेग में परिवर्तन 0 है, तो यहाँ पे जो त्वरण होगा वो नहीं होगा कुछ भी। तो 20 10 तो कुछ नहीं होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। भाई यहाँ पे बात कर लेते हैं 20 मीटर चलने के बाद, तो यहाँ पे देखो ये कन्फ्यूजन से भरा है, क्योंकि ज्ञात नहीं किया जा सकता वाली स्थिति तो नहीं हो रही है। इनमें से कोई नहीं हम यहाँ पे कह सकते, यहाँ कन्फ्यूजन भरा है कि इनमें से कौन सा सही लगाएं। ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्या हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते, एक समान वेग है तो त्वरण 0 होता है, या नहीं हमने ज्ञात कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि यहाँ पे चौथा वाला होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, यही सही होगा, ठीक है। बात को समझना होगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा झेलने जैसा कुछ है। अब अगर बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2 बल P और Q का परिणामी P है। यदि P को दोगुना कर दिया जाए तो परिणामी
क्यू के साथ कितने अंश का कोड बनाएगा। यहाँ पे बड़ा झल्ले जैसा वाला क्वेश्चन है। खैर इसको हल करने का प्रयास हम करते हैं। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को समझना। 24 नंबर क्वेश्चन है। कहा गया था कि दो बल हैं P और Q, उसके ऊपर वेक्टर बनाया गया, हम नहीं बना रहे हैं, और जो इनका परिणामी रिजल्टेंट है वो भी क्या है, सॉरी P है। तो भाई जो आर स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला वो होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ और cos थीटा। ये क्या होता है, इनके बीच का कोण हो गया। अब एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, इनके बीच का ये परिणामी हो गया, तो इनके बीच जो कोण होता है वो थीटा होता है। तो ये ऐसा ही लगा हुआ है। अभी यहाँ पे आर का मान अपना P हो गया बराबर P स्क्वायर है प्लस यहाँ पे Q स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 2 है, 2 लगा दिया, P और Q हो गया तो ऐसे ही रहेंगे, cos थीटा ऐसा लग गया। अब P स्क्वायर से कट जाएगा, कुछ बचा नहीं है। और यहाँ पे अब क्या करेंगे अपन, ये जो मिल जाएगा तो मिला ही है, इसको Q को इधर भेज देंगे या फिर इसको इधर भेज देते हैं, तो अपन का मिल जाता है कि Q स्क्वायर बराबर मिल जाएगा -2PQ cos थीटा। अभी ये जो है चीजें ये हम देखेंगे बाद में कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर अभी यूं समझ लीजिए कि इसके पूरे बराबर आपको 0 मिल रहा है, या फिर Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा बराबर आपको 0 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतना आपको पता है। अभी क्या हो रहा है कि हमको दिया गया है कि ये जो अपना P है, इधर अपना P लग रहा है, इधर अपना Q लग रहा है, इनके बीच में जो रिजल्टेंट है वो क्या है, P के बराबर है। अभी क्या कर रहे हैं, P को दुगुना कर रहे हैं, तो ये जो P है यही दुगुना होगा, याद रखिएगा। रिजल्टेंट के कुछ नहीं पता जाता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो ये P के बराबर ही रहेगा। अभी हमको क्या निकालना है, यहाँ पे ये Q के साथ कितना कोण बनाएगा, हमको बताना है Q के साथ यहाँ पे कितना कोण बनाएगा। अगर हम इसको मान लेते हैं अल्फा, यहाँ के बीच में कोण जो है वो थीटा तभी भी लग रहा था, अभी भी लगा हुआ पड़ा है। ठीक है, या फिर ऐसा स्थिति देख सकते हैं कि दुगुना कर दिया जाए तो परिणामी कितना कोण बनाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। अभी यहाँ पे अगर हमको इस कोण को देखना है तो इसके साथ अगर हमको लेना है तो tan अल्फा बराबर हमको निकालना है। tan अल्फा बराबर जब यहाँ से लेना है तो हमको यहाँ से शुरू करना होता है। हम लिखते हैं sin 2p, सॉरी, यहाँ पे 2p ऐसे रहता है और sin अल्फा लेना होता है अपॉन और q प्लस 2p cos अल्फा लेना होता है। ये स्थिति होती है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात ये है, यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम यहाँ पे Q कॉमन ले लेते तो Q को बाहर निकाला था तो Q प्लस 2p cos थीटा बराबर 0 मिलता, जो कि ये 0 के बराबर हो जाता, कट जाता है। इसके बराबर फिर भी 0 के रहता है, तो ये गिनती क्या होती है, 0 के बराबर हो जाएगी। तो tan अल्फा बराबर 1/0 हो रहा है, जो कि 0 के, ठीक है, यहाँ सॉरी 1 नहीं है, ये पूरी गिनती है, 2p sin अल्फा है, पूरे के बटे में 0 जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 0 हो रहा है, तो ये जो 0 बटे में आ जाता है तो ये बन जाता है पूरा इनफाइनाइट, अपरिभाषित। और tan में अपरिभाषित कब होता है, 90 पे होता है, तो थीटा बराबर क्या हो गया, 90 हो गया। सवाल को थोड़ा सा हमने खराब तरीके से समझाया, बट समझने की प्लीज कोशिश कर लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि दो एकांक मतलब कोई सदिश है, एकांक एक गिनती वाले मतलब हैं, सदिशों का योग भी एकांक सदिश है तो उनके बीच का उनके अंतर का परिणामी होगा। ठीक है, ये हमको बताना है कि दो एकांक सदिश, एकांक मतलब एक अंक मतलब कि कोई एक अंक वाला या 1 न्यूटन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा वाला दो है सदिश है, उनका योग भी एकांक सदिश है तो उनके बीच का उनके अंतर का परिणाम होगा। तो भाई चलो चलते हैं, बात को समझते हैं। एकांक सदिश का मतलब होता है भाई कोई सदिश है P है तो इसका एकांक मतलब क्या, इसके बराबर 1 होगा। अब इसका मात्रक जो कुछ भी हो वो हो सकता है, न्यूटन भी हो सकता है, अगर बल है तो न्यूटन होगा, और वेग है तो मीटर पर सेकंड होगा, तो वो होगा। लेकिन ये एकांक मतलब क्या है, P बराबर जो होगा एक सदिश, एकांक सदिश है। दो एकांक सदिशों का योग की बात कर रहे हैं तो भैया बात देखो, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और इनका मॉड लगा दो भैया, ये किसके बराबर हो गया, 1 हो गया। दो एकांक सदिश है, क्यों भी क्या है, 1 ही है। ऐसे में जब 1 हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं। यहाँ पे
यूं ही काम चलेगा। यहाँ होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए जो सदिशों के जो यहाँ पे वर्ग बनेगा, तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, यहाँ पे कॉस थीटा, ये कोण के साथ हमको लेना है, कोण के साथ हमको लेना है, ठीक है। इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे सदिशों का खेला कुछ ऐसा ही चलता है। अभी यहाँ पे इसको आप ऐसे मान लीजिए, कॉस थीटा लगाना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी आपका जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला लगेगा वो लगेगा। अब इसका मान एक क्या हो जाएगा, एक ही रहेगा, इसका मान भी एक होगा, प्लस 2 गुणते 1 और यहाँ पे कॉस थीटा बराबर 1 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस 2 का नाम 2 यानी कि 2, और यहाँ पे कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। 1 से 1 की काट दो, इसको भेज दोगे उधर माइनस हो जाएगा। 2 कॉस थीटा बराबर -1 मिल जाएगा, और कॉस थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, -1/2 मिल जाएगा। ये कॉस थीटा का मान हो गया। वैसे आपको 120 पे मिलता है, लेकिन हमको यहाँ पे 120 नहीं लेना है, क्योंकि हमको अभी कुछ और भी निकालना है। इनके सदिशों के जो बात कर रहे हैं कि अंतर का परिणाम क्या होगा, तो भाई यहाँ p माइनस क्यू मॉड लगाओ होल स्क्वायर, इसका परिणाम क्या होगा, तो भैया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, और यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस थीटा का मान रखने के लिए हमने इतना झमेला किया था, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस रहेगा 2 गुणते 1 गुणते -1/2 हो जाएगा। 2 से 2 काट देंगे, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1, और 1 + 1 बराबर टोटल हो रहा है आपका 1 स्क्वायर के 1 मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस 1 मिल गया, तो यहाँ पे टोटल जोड़ने पर 3 हो गया। और अगर p माइनस हमको क्यों निकालना है, ठीक है, तो ये √3 बन जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल सच में थोड़ी सी अलग है, हटेली है। ओके, तो अब लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो भाई पी और क्यू परिणामी के अधिकतम और न्यूनतम बलों का यहाँ पे अनुपात देगा 3:1। तो इनमें से कौन सा बल हो सकता है, तो p बराबर 2q हो सकता है, यानी कि ये दोनों हो सकते हैं कि यहाँ पे 2q इसका और इसका जोड़ने पर 2 1 3 हो रहा है, घटाने पर 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे हो सकता है। p और q बराबर होकर के 2 और 1 नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे दिया है 2p और q को दिया गया है, तो संभवतः ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे पहले विकल्प को माना है, किस प्रकार से हल किया गया है थोड़ा सा, तो भाई मिल गया तरीका, समझ में आ गया। देखो भाई यहाँ पे अधिकतम का मतलब क्या होता है, योगफल होता है, ठीक है। न्यूनतम का मतलब अंतरफल होता है, और ये 3:2 के 1 के अनुपात हो गया। गुणा कराओ भैया, p + q बराबर क्या हो जाएगा, 3 ± 3q, पक्षांतर करो। अब यहाँ पे p को यहीं पे रहना, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो q + 3q हो जाएगा, और 3p - p हो जाएगा। घटाने के बाद 2p बचेगा, और जोड़ने के बाद 4q बचेगा। काट दो भैया, 2 मिल जाएगा, p बराबर 2q हो जाएगा। ये मिल गया तरीका, थोड़ा सा गजब का है। तो भाई बस करते हैं, अभी बात को ख़त्म रखते हैं। वैसे और भी यहाँ पे हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और भी चीज़ें हैं, तो बस ऐसे मिले जुली हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो जाने दो, उस बात को करना भी नहीं है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, संभवतः कुछ अच्छा पढ़ा पाएंगे। जहाँ पे गति के समीकरण मिल रहे हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। सदिशों में थोड़ा सा झमेला रहता ही है, इसके कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, धीरे धीरे मेहनत करके समझ में आएंगे। एक वीडियो में समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें जो समझ में आया वो रख के रहना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये आने नहीं है हर एग्ज़ाम में, 1-2 क्वेश्चन आ सकता है संभवतः। वैसे वहाँ पे आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से रहेगा वो यही रहेगा कि इसमें से कौन सा सदिश है कौन सा नहीं है, ये ज़्यादातर आता है। बात समझ में आ गई होगी।